Okay, good morning class and welcome to DLED first year. कल जैसा कि हम लोग ने एक टॉपिक शुरू किया था दैट वाज अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ा था, उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा था। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ मेजर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। ठीक है, मेजर्स का मतलब क्या हो गया कि किन मेजर्स के ज़रिए हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को रेट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट निकालेंगे वो किस तरीके से हम लोग इंडिया में निकालेंगे, तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि कल भी आपने इस नाम को सुना था, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफिस यानी NSSO। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSP। ठीक है, ये मिनिस्ट्री के अंडर एक ये प्रोग्राम बनाया गया है जो कि सर्वे करता है जो कि सर्वे करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ अप्रोचेस आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके थ्रू यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे है यूजुअल स्टेटस अप्रोच। अब इस अप्रोच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस अप्रोच एस्टिमेट्स ओनली दोज पर्सन्स एज अनएम्प्लॉयड हु हैड नो गेनफुल वर्क। ध्यान दीजिएगा, who had no gainful work for a major time during 365 days। 365 days का मतलब क्या हो गया कि एक साल में। ठीक, एक अप्रोच इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा यूजुअल स्टेटस अप्रोच, और इस अप्रोच के थ्रू ये लोग ऐसे लोगों को खोजते हैं, ऐसे लोगों की सर्च करते हैं जिन्होंने नो गेनफुल वर्क यानी कोई फायदेमंद काम नहीं किया है फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 डेज। मेजर टाइम मतलब एक इम्पॉर्टेंट यानी ज़्यादा दिन के लिए। पूरे 365 डेज में इन्होंने मेजर टाइम के लिए कोई भी गेनफुल वर्क नहीं किया। ठीक है, यानी कोई भी फायदेमंद वाला काम इन्होंने नहीं किया है। तो ऐसे लोग किसके थ्रू मेजर किए जाएंगे? यूजुअल स्टेटस अप्रोच के थ्रू। ऑलराइट, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा अप्रोच बताया जा रहा है वो है आपका वीकली स्टेटस अप्रोच। ठीक है, वीकली स्टेटस अप्रोच। तो इसमें क्या कह रहे हैं? दिस अप्रोच रिकॉर्ड्स ओनली दोज पर्सन्स एज अनएम्प्लॉयड हु डिड नॉट, फिर ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन है जो लाइन उस पे ध्यान दीजिएगा, हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर। अभी तक किस मेजर टाइम की बात हो रही थी, अब यहाँ पे घंटे की बात हो रही है। ठीक है, इवन फॉर एन आवर और एनी डे ऑफ द वर्क प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे, यानी जिस दिन ये सर्वे हुआ है उसके आसपास या उसके पहले, ठीक उसके पहले कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने कोई भी फायदेमंद वर्क नहीं किया है एक घंटे के लिए भी, तो वो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये थर्ड अप्रोच बताते हैं डेली स्टेटस अप्रोच। डेली स्टेटस अप्रोच ये क्या कहता है कि अंडर दिस अप्रोच अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर फॉर ईच डे। अब यहाँ पे हर दिन की मेजरमेंट आ गई। फॉर ईच डे इन अ रेफरेंस वीक, अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 hour इन अ डे इज डिस्क्राइब्ड एज अनएम्प्लॉयड फॉर दैट डे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि अगर आज हमने 1 घंटा भी कोई गेनफुल वर्क नहीं किया, ठीक है, गेनफुल वर्क मतलब जिसमें हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमें फायदा दिया या हमें इनकम दी, अगर ऐसा कोई भी 1 घंटा हमने नहीं दिया है आज के पूरे दिन में, तो हम कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे?
अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ अप्रोचेस थे जिसके थ्रू यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का या अनएम्प्लॉयड लोगों का। फिर उसके बाद यहाँ पे जो बात जानने वाली है वो ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके कॉजेज क्या हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कॉजेज यहाँ पे हमने बताए हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है? पहला है लार्ज पॉपुलेशन। हमने पहले भी पढ़ा था जब हम पॉवर्टी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पॉवर्टी दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है? लार्ज पॉपुलेशन। यस, उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक रीज़न, एक मेजर रीज़न क्या है? पॉपुलेशन। ठीक है, वो भी लार्ज पॉपुलेशन। अब जितनी ज़्यादा दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा हम लोगों की जो डेली लाइफ की जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, लोगों को उनके ज़रूरत का खाना नहीं मिल पाएगा, उनके ज़रूरत के कपड़े उनको नहीं मिल पाएंगे, उनके ज़रूरत के रहने की जगह उनको नहीं मिल पाएगी। तो जब ये सारी चीज़ें, ये सारी जो हमारी एक एसेंशियल नीड्स हैं वो नहीं पूरी हो पाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक परिवार में अगर मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8 लोग हैं और उसमें एक ही इंसान है कमाने वाला, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू गिव इक्वल पार्ट ऑफ एवरी नीड टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, उसके लिए बहुत कठिन है कि वो हर अपनी फैमिली के हर मेंबर का ख्याल बराबर रख पाए। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक लार्ज पॉपुलेशन की वजह से हमारी नीड्स जो फुलफिल नहीं हो पाती हैं उनका कारण है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की क्षेत्र में आते हैं, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें भी हमने यही चीज़ सबसे पहले नोटिस करी कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे बात जो दूसरी पॉइंट की हो रही है वो ये है कि लो और नो एजुकेशनल लेवल्स एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अब कभी कभी क्या होता है कि इंडिया में खास तौर से ये चीज़ देखी गई है कि लोग पैसा कमाने पहले चले जाते हैं लेकिन अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं करते हैं। तो जब एजुकेशन को पूरा नहीं करते हैं तो जो हायर लेवल के जो वर्क हैं वो लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हायर लेवल का जो स्टेटस है वो क्या कहलाता है? वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे वोकेशनल स्किल्स क्या हो गई? जो हम स्पेशल पढ़ाई करते हैं, कोई स्पेशल कोर्स करते हैं, वो हो गई हमारी वोकेशनल स्किल्स। ठीक, जैसे कोई ग्राफिक्स का किसी ने कोर्स कर रखा है या कोई आईटी की पढ़ाई कर रखा है तो वो आईटी से रिलेटेड जो काम होंगे, वो कोई सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रखा है तो जो सॉफ्टवेयर की से रिलेटेड काम होंगे वो देख लेगा। तो ये सब क्या है? वोकेशनल स्किल एक स्पेशलाइजेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि लोगों के अंदर शिक्षा मतलब शिक्षित होने की जो कमी है वो भी एक रीज़न यहाँ पे निकल के आता है कि या तो लोग कम पढ़े लिखे हैं या तो वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक, अगर किसी तरीके से भी पढ़े लिखे भी हैं तो उनके अंदर कोई स्पेशल स्किल नहीं है, तो जिसकी वजह से जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन मतलब जो काम ऑलरेडी कर रही है, वो भी उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम की मतलब जो भी काम है उसकी जो मांग है उसको पूरा वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड लो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल एंड मार्केट linkages to small and cottage industries or small businesses, making such enterprises unviable with cost and compliances
ओवररन्स। अभी क्या होता है कि कभी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ इंसानों की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब इंसानों की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट होता ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनते हैं, जो हमारे यहाँ कंपनीज बनती हैं, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज बनती हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कभी कभी क्या होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ कंपनीज इस तरीके से बन जाती हैं जो मौजूदा टाइम या मौजूदा डिमांड को वो फुलफिल ही नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, उनके अंदर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो क्या होगा, जब उनके अंदर उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है तो वो धीरे धीरे वो कंपनी, वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जब वो इंडस्ट्री, वो कंपनी बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट रीजन बताया जा रहा है वो है ह्यूज वर्क फोर्स एसोसिएटेड विद इनफॉर्मल सेक्टर्स ड्यू टू lack of required education or skills which is not captured in any employment data, for example domestic helpers, construction workers। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में कई बार हम लोग ने एग्जाम्पल कल डिस्कस किया था जब हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे लेबर्स होते हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, यानी वो लोग फॉर्मल वे में काम नहीं करते हैं, वो लोग किस वे में काम करते हैं, इनफॉर्मल वे में काम करते हैं। वही चीज यहाँ पे भी कही जा रही है कि ऐसे लोग जब तक उनके पास काम है तब तक वो लोग एम्प्लॉयड हैं, और जब उनके पास काम नहीं है तब वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द सिलेबस taught in schools and colleges being not as per the current requirements of the industries. This is the main cause of structural unemployment. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप लोग टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, ठीक, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। अब आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, टीचिंग लाइन से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे हैं, अब उस कोर्स में आपको टीचिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ाई नहीं जा रही हैं, या टीचिंग किस तरीके से करनी है, या किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जा रही हैं, आपको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या हो रहे हैं, आपका तो नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको जिस चीज की जरूरत है वो चीज आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, वो चीज आपको नहीं मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी गलती हो गई, ये स्कूल और कॉलेज की गलती हो गई कि दे आर नॉट टीचिंग द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सिलेबस। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो उस चीज को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो गया कि इतने हजार बच्चे जो आज टीचिंग लाइन के लिए जो तैयार हो रहे हैं, दे आर इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है, क्योंकि जब कल वो अपनी नौकरी के लिए अगले क्षेत्र में जाएंगे, अगले स्टेप को वो पार करेंगे, तो उनको तो किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है। अब आप जब टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, आपको टीचिंग लाइन की ही नॉलेज नहीं है, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। यस, तो ये एक यहाँ पर एक रीजन बताया गया है जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट बढ़ता जा रहा है वो क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और ऐसे स्कूल्स हैं जो पढ़ाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं करवा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों नहीं वो करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। हो सकता है वो इंस्टीट्यूशन या वो स्कूल अप टू डेट अपने आप को ना करना चाह रहा हो। ऑलराइट,
फिर उसके बाद ये कहते हैं द सिलेबस टॉट इन स्कूल्स, एंड ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, हेंस रिस्ट्रिक्टिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो आपका ओवरऑल बिल्डिंग है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं दे रखी हैं, मशीन्स अप टू डेट नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे? आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कहलाता है? इनएडिक्वेट ग्रोथ। अब जब आप अकॉर्डिंग टू द टाइम काम नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट काम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि इनएडिक्वेट ग्रोथ। अच्छा, फिर उसके बाद ये कहते हैं लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंबाइंड विद लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर विच मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स डिफिकल्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भी एक रीजन यहाँ पे बताया गया है अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे। तो ये क्या कह रहे हैं कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। पहले भी जब हम लोग पॉवर्टी पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र को ऊपर उठाने की बहुत जरूरत है ना? ये चीज पढ़ी थी, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि इंडिया का जो बैकबोन है दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड। तो जब एग्रीकल्चरल फील्ड को हम डेवलप करेंगे तो जो हमारा रूरल एरिया है वो भी हमारा डेवलप हो जाएगा। और उसको डेवलप करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो आपके सिटी में आके रहना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से सिटी में पॉपुलेशन बढ़ जाती है और सिटी के ऊपर प्रेशर हो जाता है, और सिटी इज नॉट able to fulfill all the needs of everyone related to clothes, related to your eating material. Yes, तो जो लास्ट पॉइंट है वो है रेग्रेसिव सोशल नॉर्म्स deter women from taking and continuing employment. ठीक, रेग्रेसिव सोशल नॉर्म्स मतलब क्या हो गया कि सोसाइटी के कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं जिनकी वजह से जो औरत हैं, जो महिलाएं हैं, वो अगर कोई काम करती हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं सोसाइटी में जिसके वजह से उनको काम अपना बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉजेस थे अनएम्प्लॉयमेंट के, जिनकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट है, क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जाहिर सी बात है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा आपके देश में तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि गरीबी है, पैसे नहीं है लोगों के पास, अपनी जो एसेंशियल नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि यंग पीपल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडल्ज इन इलीगल एंड रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन क्राइम इन द कंट्री। यानी अभी कुछ लोग जो यंग पीपल होते हैं, चूंकि उनके अंदर एक काम करने की तेजी होती है, ठीक है, और जब उनको एक सही काम नहीं मिल पाता है तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को किसी गलत काम की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, गलत काम की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू वो कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इस जल्दबाजी में वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ क्राइम्स करना शुरू कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या बढ़ा देता है, हमारे देश में क्राइम बढ़ा देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं
unemployed person can easily be enticed by anti-social elements. entice मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है. This makes them lose faith in domestic values of the country. अभी भी आजकल जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें भी आप ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब हमें पैसा नहीं मिलता है या जब हमें काम नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे हम क्या होने लगते हैं, हम अपने देश के प्रति ही गलत भावनाएं अपने अंदर ले आते हैं, ठीक है. और जिसके वजह से हम अंदर से इतने ज़्यादा कह लीजिए क्रोधित हो जाते हैं, जिसके वजह से जो भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है हम उसकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं. ऑलराइट, ये अधिकतर गवर्नमेंट के साथ होता है. जो गवर्नमेंट पब्लिक के हित में काम करती है वो गवर्नमेंट बहुत अच्छी कहलाती है, और जो गवर्नमेंट पब्लिक के हित में काम नहीं करती है उसे पब्लिक हटाने की कोशिश करती है और उसके खिलाफ मोर्चे करती है, प्रोटेस्ट करती है, बहुत सारी ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करती हैं जो हमारे देश की कहीं ना कहीं वैल्यू को घटाने की एक कह लीजिए एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है. फिर जो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं, इट इज़ ऑफन सीन दैट अनएम्प्लॉयड पीपल end up getting addicted to drugs and alcohol or attempt suicide, leading losses to the human resources of the country. कभी कभी लोग इतने ज़्यादा हताश हो जाते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है या उनको काम नहीं ढंग का मिल रहा है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे हैं. बहुत सारी ऐसे फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में चलने लगती है. वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि गलत कामों में जाकर अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं. कभी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, कभी अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं, तो कभी खुद सुसाइड कर लेते हैं या किसी और को वो मार देते हैं. तो ये सब कुछ कह लीजिए इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के. तो ये थे कुछ इम्पैक्ट्स, क्या असर हुआ है, क्या असर होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और किस तरीके से लोग गलत जगहों पे अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं पैसे के लिए. ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है. हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसी स्कीम्स निकालती रहती है हमेशा, जिससे कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनकी मदद हो सके, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी मदद हो सके, जो कुछ काम करना शुरू करना चाहते हैं उनकी भी मदद वो कर सकें. तो इसी मदद के प्रोसेस में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, वो अब हम पढ़ते हैं. पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलप प्रोग्राम, ठीक है. तो ये आपका शुरू हुआ था 1980 में, 1980 में. किस लिए? टू क्रिएट फुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज. यानी ये बेसिकली बनाया गया था रूरल एरियाज के लोगों के लिए, और इस प्रोग्राम के तहत जितने भी रूरल एरियाज के लोग होते हैं उनको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता है. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि वहाँ पे कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड नहीं होता है, ठीक है. तो ये बना 1980 में और रूरल एरियाज के लोगों के लिए बना, ठीक है. फिर उसके बाद आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा मनरेगा, जिसे हम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट टू गारंटी, ठीक है. तो अब ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये क्या होता है? इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2005. इसकी शुरुआत कब से हुई? 2005 से हुई. किस लिए हुई? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बाय गारंटीइंग अ मिनिमम ऑफ 100 days paid work per year to all the families where adult members opt for unskilled labor intensive work. यानी
ये जो स्कीम बनाई गई, जो एक्ट बनाया गया, ये बेसिकली हमारा रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए बनाया गया, जिनको ये बताया गया कि आपको 100 दिन के लिए हम काम देंगे, 100 दिन के लिए काम देंगे एक साल में, और उन सारे लोगों को देंगे जो आपके घर में काम करने के लायक हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके घर में इनकम आना शुरू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में PMKVY, ठीक है। ये क्या है, ये आपका शुरू हुआ 2005 में, ठीक है, 2005 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ। इसका बिल्कुल जो कह लीजिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है यूथ को कैप्चर करना, यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको कैप्चर करना, ठीक है। टू टेक अप इंडस्ट्री relevant skill training that will help them in securing a better livelihood। यानी ये जो कह लीजिए कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कौशल विकास योजना का मतलब हो गया कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करने की एक कोशिश, ठीक। कोई हो सकता है किसी को टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट हो, किसी को टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट हो, किसी को आर्किटेक्चरल फील्ड में इंटरेस्ट हो। तो जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट होगा, ये जो योजना है उसके तहत आपके स्किल को डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद आपको पर्टिकुलर फील्ड में आपको नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो ये एक योजना बनाई गई, 2015 में बनाई गई। फिर उसके बाद एक योजना और है यहाँ पे, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपका डेवलप हुआ 2016 में। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि launched in 2016 aims to developing a ecosystem that promotes and nurtures entrepreneurship across the country। यानी पूरे कंट्री की बात यहाँ पे कही जा रही है कि पूरे कंट्री में जितने लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एक छोटा से छोटा बिजनेस हो, चाहे वो कह लीजिए पेपर बैग बनाने का बिजनेस हो, या जो आपके मिट्टी के कुल्हड़ बनते हैं वो बनाने का बिजनेस हो, या मतलब कोई भी बिजनेस आपका हो, अगर आप वो शुरू करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस थ्रू दिस स्कीम दैट इज नोन एज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसमें आपको लोन मिलेगा, इसमें आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और कंट्री में भी अब ये जितने भी स्कीम्स हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई, इसका क्या मोटिव है? इसका यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सके, और जब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारा बढ़ने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब कुछ आपने प्रोग्राम्स जाने जिसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों की मदद करती है कि उनको काम मिल सके, ठीक। फिर उसके पहले हम लोग ने जाना कि अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे देश पे क्या असर पड़ता है, हमारे समाज में क्या असर पड़ता है। लोग गलत चीज़ों की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, क्राइम्स की तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो गलत कामों में अपना हाथ डाल देते हैं, जिससे हमारी कंट्री का बहुत नुकसान होता है, प्लस उनकी पर्सनल लाइफ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी के बारे में भी बात कही गई कि पॉवर्टी इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट,
बहुत सारे कॉजेज़ हम लोग ने पढ़े, पॉपुलेशन एक कॉजेज़ पढ़ा, फिर उसके बाद एजुकेशन कम है या नहीं है वो भी एक कॉज है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का, फिर इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, लीगल कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि स्टेट की तरफ से हमें उतनी मदद नहीं मिलती है कि हम अपने आप को किसी अच्छे काम में इंडल्ज कर सकें, या हमारी मदद नहीं करी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इनफॉर्मल वे में काम करते रहते हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, वो लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जितने दिन उनको काम मिलता है वो उतने दिन काम करते हैं, जैसे वो काम ख़त्म हो जाता है वैसे वो काम बंद हो जाता है और वो लोग भी घर में बैठ जाते हैं। दैट मीन्स कि वो लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में उतने टाइम पीरियड के लिए आ जाते हैं। फिर उसके बाद इनएडिक्वेट ग्रोथ के बारे में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का नहीं है सही, तो वो भी इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। उससे पहले फिर हमने पढ़ा था कि अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से इंडिया में मेजर किया जाता है, तो 3-4 पॉइंट्स हमने इसमें पढ़े, जैसे कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच, कुछ अप्रोचेस पढ़े हमने इसमें, जिसमें बताया गया कि नो गेनफुल वर्क फॉर अ मेजर टाइम ड्यूरिंग द 365 डेज, यानी पूरे साल में अगर आपने मान लीजिए कि 6 महीने तक काम नहीं किया है, मेजर टाइम आपने काम नहीं किया है, तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे दूसरा अप्रोच था वीकली स्टेटस अप्रोच, जिसमें बताया गया हु डिड नॉट हैव गेनफुल वर्क इवन फॉर एन आवर और एनी डे ऑफ द वर्क वीक प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे, यानी सर्वे जिस दिन हो रहा है उससे पहले अगर आपने कोई भी गेनफुल वर्क नहीं किया है तो आप किस में आ जाएंगे, आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। देन आपका थर्ड अप्रोच था डेली स्टेटस अप्रोच। ये क्या था कि अंडर दिस अप्रोच अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज मेजर फॉर ईच डे, हर दिन के लिए मेजर किया जाता है, और जिसमें देखा जाता है कि अगर कोई इंसान कोई गेनफुल वर्क नहीं किया है इवन फॉर 1 आवर इन अ डे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक, जो कि आज आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और इस पे आपको अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको करना है। आई होप कि अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो टॉपिक है वो अब क्लियर हो गया होगा। कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हैं वो आपको पता चला, क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको पता चला, गवर्नमेंट की तरफ से कौन से स्टेप्स लिए गए हैं वो पता चला, किस तरीके से हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला आपको पता चला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको पता चली जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको जानने की ज़रूरत है। सो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट यू अगेन टुमारो।